नमस्कार, मैं के.एस. मुरारी आप लोगों के सामने एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल के.एस. मुरारी जीएस पर स्वागत कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने इंडियन पॉलिटी का एक संवैधानिक पद भारत के महान्यायवादी के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि भारतीय संविधान में चर्चा है महान्यायवादी पद का, महान्यायवादी संघ में, ठीक उसी तरह से राज्य में भी राज्य के महाधिवक्ता पद का चर्चा भारतीय संविधान में। तो आज इस दोनों यानी कह सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इस दोनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को स्वागत करते हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं। भारत के महान्यायवादी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी के बारे में चर्चा कर लूंगा। अब तुलनात्मक रूप से राज्य में भी जो महान्यायवादी का कह सकते हैं कि छोटा रिचार्ज स्टेट में होता है, जिसे राज्य के महाधिवक्ता कहा जाता है या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, तो उसी पर चर्चा कर रहा हूं। भारत के महान्यायवादी, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 जो है उसमें भारत के महान्यायवादी के पद की विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। कहा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। क्या होता है? देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी, सर्वोच्च कानून अधिकारी, लॉ ऑफिसर होता है, ना कि लॉ मिनिस्टर। लॉ ऑफिसर देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। यानी कह सकते हैं कि संघ सरकार का कानून अधिकारी को महान्यायवादी कहा जाता है। महान्यायवादी की जहां तक नियुक्ति की बात है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति या अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति कैसे व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकता है। तो महान्यायवादी पद के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, या यूं कहे कि कुछ एलिजिबिलिटी है, योग्यताएं के बारे में भी चर्चा कर लो। तो योग्यताओं की जहां तक बात है, तो कहा जाता है कि वैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकता है जो उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय या फिर कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो आवश्यक योग्यताएं होती है वो होनी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए जो योग्यताएं हैं, वही योग्यताएं महान्यायवादी पद के लिए भी रखी गई है। या इस बात को हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, यानी न्यायाधीशों के लिए जो एलिजिबिलिटी रखा गया है, उसी एलिजिबिलिटी के तरह जो है सो महान्यायवादी कहने का आशय है कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो, और किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो, और राष्ट्रपति के मतानुसार यानी राष्ट्रपति के नजरों में वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो, वैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति देश के महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकता है। तो मैं फिर से समझा देता हूं कि राष्ट्रपति वैसे व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकता है जो सुप्रीम कोर्ट या यूं कहे कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के
जो योग्यताएं हैं वैसे योग्यताधारी को राष्ट्रपति महान्यायवादी या यूं कहे कि अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त कर सकता है। अब सवाल उठता है कि न्यायाधीश की तरह क्या इसका भी कार्यकाल फिक्स है? जैसा कि अपर एज में न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं के साथ साथ उसका कार्यकाल फिक्स है, तो कह सकते हैं कि महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान के द्वारा कोई निश्चित नहीं किया गया है। यानी अटॉर्नी जनरल का टेन्यूर जो होता है वो संविधान के द्वारा फिक्स नहीं किया गया। इसके अलावे इसको पद से हटाने को लेकर भी भारतीय संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि किस तरह से किसी भी न्यायाधीश को, चाहे वह हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, उसको पद से हटाने के लिए संसदीय प्रक्रिया के तहत, इम्पीचमेंट के तहत हटाया जा सके। लेकिन महान्यायवादी का जहां तक सवाल है, तो महान्यायवादी के बारे में कहा जाता है कि भारतीय संविधान में महान्यायवादी का कार्यकाल के बारे में कोई निश्चित चर्चा नहीं है। इसके अलावा उसको पद से हटाने के लिए भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। वह अपने पद पर, यानी कि महान्यायवादी जो है अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रह सकता है। यानी इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के इच्छानुसार, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे, यानी राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार वो अपने पद पर बना रह सकता है। कहने का सही यह होता है कि उसे राष्ट्रपति किसी भी समय हटा सकता है। वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर हट भी सकते हैं। ये अटॉर्नी जनरल के स्वेच्छा के ऊपर निर्भर है कि यदि लगे कि मैं इस कार्य करने के लायक नहीं हूं या असमर्थ हूं, तो राष्ट्रपति के नाम संबोधित त्यागपत्र करके अपने आप को पद से विमुक्त हो सकता है, या फिर राष्ट्रपति उसे किसी कारणवश हटा भी सकता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह जो है सो अपने पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसे हटा सकता है, उसके बदले में किसी दूसरे व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर बैठा सकता है। और राष्ट्रपति जो निर्णय लेता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद के सलाह पर अपना सारा कार्य निर्वहन करता है। तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर जो है सो राष्ट्रपति वैसे महान्यायवादी को अपने पद से हटा भी सकता है, बदल भी सकता है, या त्यागपत्र देने के लिए मजबूर भी कर सकता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती है। ये राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर ही, यानी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही करता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत के महान्यायवादी की जो चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में, और 76 में कहा गया कि भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होगा और उस महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सरकार के सिफारिश पर करती है इसकी नियुक्ति, और वैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद धारण करने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति हो। और यह भी कह सकते हैं कि कार्यकाल जो है उसका वो चूंकि संवैधानिक पद पर है, लेकिन संविधान में इस बात की चर्चा नहीं है कि कितना समय का कार्यकाल उस महान्यायवादी को रहेगा। इसकी चर्चा भारतीय संविधान में कतई नहीं है। और तो उसके बारे में कहा गया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार वह व्यक्ति अपने पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो समय से पहले या फिर अपनी इच्छा से या फिर मंत्रिपरिषद के सलाह पर उसे पद से विमुक्त कर सकता है। और यहां तक भी कहा गया कि भारतीय संविधान में चूंकि इसके हटने की कोई प्रक्रिया नहीं है या हटाने की प्रक्रिया नहीं है, तो स्वेच्छा से भी अपना राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर महान्यायवादी अपने पद से हट सकता है। ठीक, साथ ही साथ भारत के महान्यायवादी या फिर यूं कहे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पारिश्रमिक यानी वेतन भी भारतीय संविधान में तय नहीं किया गया है कि कितना मिलना चाहिए या किस पद के अनुसार मिलना चाहिए। क्या न्यायाधीश के समान योग्यता है तो क्या न्यायाधीशों वाली वेतन भत्ता का हकदार हो सकता है?
वैसी भी चर्चा भारतीय संविधान में नहीं है कि न्यायाधीशों के वेतन की तरह ही या वेतन भत्ता की तरह ही महान्यायवादी को भी मिलना चाहिए। इसकी चर्चा भारतीय संविधान में नहीं है। उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है, यानी राष्ट्रपति जो अनुशंसा कर दे कि महान्यायवादी को इतने वेतन मिलना चाहिए, उतना ही मिलेगा। वह भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करता है, न कि संविधान में दिया हुआ कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के समान जब इसकी नियुक्ति होगी तो पारिश्रमिक या फिर वेतन भत्ता भी उसी तरह हुआ, वैसी कोई चर्चा नहीं। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आखिर इस अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी का कार्य क्या है और शक्ति क्या, यानी पावर क्या है। तो भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में महान्यायवादी के कई कार्य हैं, या यूं कह सकते हैं कि महान्यायवादी के कई कर्तव्य हैं। चूंकि वह भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी हैं, तो कानून अधिकारी के रूप में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य है, ड्यूटी है जो निभाता है। नंबर 1, भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं। यानी भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे मामलों पर सलाह देने का अधिकार है या कर्तव्य बनता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए। भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह, कोई यदि प्रश्न पूछे कि भारत सरकार को लॉ से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है, उसका एडवाइस कौन देगा, तो अटॉर्नी जनरल देता है, जो राष्ट्रपति द्वारा सलाह दिया जाए, राष्ट्रपति द्वारा सौंपा जाए। नंबर 2 कि विधिक स्वरूप से ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए, यानी राष्ट्रपति जो कार्य सौंपा है विधि के संबंध में, वैसे कार्यों को भी भारत का महान्यायवादी करेगा। तीसरी बात कि संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का निर्वहन भी भारत के महान्यायवादी करेगा। तो कह सकते हैं कि कुछ कार्य शक्तियां, वैसे कार्य शक्तियां ही वह कर सकता है जो राष्ट्रपति उसे सौंपता है। भारतीय महान्यायवादी के कुछ और भी कार्य है, ये कुछ कर्तव्य की चर्चा मैंने किया। नंबर 1, कुछ और महत्वपूर्ण कार्य मैं बता रहा हूं कि भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। कहने का आशय है कि महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार से संबंधित जो मामले होते हैं उसको यदि सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो भारत सरकार की ओर से वह व्यक्ति के रूप में, यानी भारत सरकार की ओर से महान्यायवादी ही सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत होता है सरकार का पक्ष रखने के लिए। दूसरी बात कि संविधान के अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण और कार्य है कि भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार भी भारत के महान्यायवादी को प्राप्त है। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी चर्चा मैं अभी और कर देता हूं कि न केवल कार्य है और कर्तव्य है, बल्कि कुछ अधिकार के साथ मर्यादाएं भी है, सीमाएं भी है, बाउंड्री भी है। भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। यानी ये जो अटॉर्नी जनरल है भारत के क्षेत्र में किसी भी
अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, अपर हाउस या फिर लोअर हाउस, दोनों में बोलने का अधिकार भी महान्यायवादी को है। यहां तक कि केवल सरकार की तरफ से बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का भी अधिकार है, बल्कि अलग अलग हाउस में नहीं, बल्कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग जब होती है तो उसमें भी, संयुक्त बैठक में भी इसे बोलने का या फिर सरकार के तरफ से भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। हाँ, शर्त यह रहता है कि जब किसी प्रस्ताव पर मतदान होता है तो मत देने का अधिकार महान्यायवादी को प्राप्त नहीं है। कह सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, दोनों सदनों कह सकते हैं, या फिर संयुक्त बैठक में भाग लेने या फिर बोलने या फिर भाग लेने का अधिकार है महान्यायवादी, लेकिन मताधिकार के बगैर वह भाग ले सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार अटॉर्नी जनरल को नहीं है। कारण कि कहा जाता है कि संसद जो है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि वहां बैठते हैं, और जनता के द्वारा जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ प्रतिनिधि है तो जनता के संदर्भ में जो भी प्रस्ताव या विधेयक आता है तो उस पर मत देने का अधिकार केवल और केवल संसद के सदस्य को होना चाहिए, जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। लेकिन जब महान्यायवादी की बात है, बैठक में बोल सकता है, बैठक में सरकार का पक्ष रख सकता है, लेकिन जब वोट देने का अधिकार होता है तो इसे वंचित कर दिया गया। कारण कि जनता के द्वारा यह नियुक्त नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त है, जनता के द्वारा यह निर्वाचित नहीं है। संसद में मत देने का अधिकार केवल और केवल जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य ही वोट दे सकता है। वैसे अधिकार से इसे वंचित किया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। एक संसद सदस्य की तरह सभी वेतन और भत्ते का अधिकार इसे प्राप्त है, लेकिन एक संसद के रूप में इसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इस तरह से कुछ सीमाएं भी इसको बता रहे हैं कि इन सारे अधिकारों के बाद कुछ इनकी सीमाएं भी है, ताकि उसके कर्तव्यों के तहत किसी तरह का संघर्ष या जटिलताएं ना रहें। महान्यायवादी की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या फिर विश्लेषण नहीं कर सकता है। महान्यायवादी जो है भारत सरकार के खिलाफ, चूंकि भारत सरकार की सिफारिश पर ही महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो वह सवाल ही नहीं उठता है कि वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण करे भारत सरकार के नहीं। यानी इसकी जो सीमाएं हैं महान्यायवादी की, तो भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है। सलाह या विश्लेषण, किसी भी प्रस्ताव का विश्लेषण सरकार के खिलाफ नहीं कर सकता है। दूसरी बात कि जिन मामलों में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वह टिप्पणी भी नहीं कर सकता है, कमेंट भी नहीं कर सकता है। जिन मामलों में वह भारत सरकार की ओर से पेश होना है
की ओर से पेश होना है, उस पर वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सपोज दैट, मान लिया जाए कि कोई प्रपोजल आया सरकार की तरफ से, वो सदन में अपनी बात रख रहा, मान लिया एनआरसी आया या किसान बिल हुआ या फिर सेंसस संबंधी यदि किसी भी तरह का प्रस्ताव यदि रखा सरकार, और सरकार की तरफ से कानून अधिकारी के रूप में यदि वह पेश होते हैं, सदन में अपनी बात रख रहे सरकार की ओर से, तो वैसी स्थिति में सदन के बाहर उस मामले पर भारत सरकार के जो इशू है उस पर वह टिप्पणी नहीं कर सकता है। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में किसी भी व्यक्ति का बचाव भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह अधिकार तभी वह प्राप्त कर सकता है जब भारत सरकार की अनुमति मिले, और भारत सरकार की अनुमति के बगैर वह किसी भी अपराधी मामले में किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति का बचाव नहीं करेगा। कारण यदि वह भारत सरकार के आदेश का अवहेलना करता है तो स्वाभाविक है भारत सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि भारत सरकार के परमिशन के बगैर किसी भी क्रिमिनल इशू पर वो अपना किसी भी व्यक्ति का बचाव यानी कि वकालतगिरी नहीं कर सकता, पैरवी नहीं कर सकता है। उसके बाद बिना सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद का भी सदस्य नहीं हो सकता है, चाहे वो विधान परिषद हो या फिर चाहे लोकसभा का सदस्य हो या फिर किसी राज्यसभा का यानी भारत सरकार के राज्यसभा का सदस्य हो। इसके लिए सरकार की अनुमति चाहिए, और सरकार अनुमति देता तो हो सकता है सरकार की सिफारिश पर फिर राष्ट्रपति इसे पद मुक्त भी कर सकता है। तो इस तरह से भारत का महान्यायवादी की चर्चा हम लोग अभी जारी रख रहे हैं। हालांकि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है, वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में भी नहीं आता है, इसलिए उसे निजी विधिक कार्रवाई से भी नहीं रोका जा सकता है। यानी पर्सनली यदि पोस्ट पर है तो नहीं कर सकता, रिजाइन देने के बाद किसी भी तरह का वह विधिक कार्रवाई में भाग ले सकता है। महान्यायवादी यदि अपने पद पर है तो किसी कंपनी के निदेशक का पद भी ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक, तो इस तरह से महान्यायवादी का पद काफी महत्वपूर्ण हो जाता संघ सरकार के लिए, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में। अब सवाल उठता है कि क्या महान्यायवादी अकेले उस तरह की कार्यवाही उस तरह का कार्य को देखता है? नहीं, इसके लिए कहा जाता है कि महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए भारत सरकार के लिए कानूनी सहायता के लिए अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त दो अन्य विधिक अधिकारी भी होता है, जिसे भारत का महाधिवक्ता यानी कह सकते हैं कि एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया और अपर महाधिवक्ता का पद भी सृजित किया गया है। वह जो है यानी इसकी सहायता के लिए दो अन्य अतिरिक्त महाधिवक्ता कहलाता है, जिसको कह सकते हैं भारत सरकार का महाधिवक्ता, भारत सरकार के महाधिवक्ता, और दूसरा अपर महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता। यानी इसको कह सकते हैं अटॉर्नी जनरल का जो दो अतिरिक्त कार्य, ये अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए भारत सरकार का महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता का भी पद सृजित किया गया है। यानी इसको कह सकते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, और ये एडिशनल एडवोकेट, एडिशनल एडवोकेट
जनरल ऑफ इंडिया। और ये दो महान्यायवादी को उसकी जिम्मेदारी पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि ये केवल महान्यायवादी का पद ही जो है सो संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत दिया गया है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, क्या हम इसे अन्य संदर्भों में देख सकते हैं कि अनुच्छेद 76 में महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं है, केवल इसकी चर्चा है अनुच्छेद 76 में, इसकी चर्चा नहीं है अनुच्छेद 76 में। बस यह कह सकते हैं कि इसके असिस्टेंट के रूप में कार्य को आसान करने के लिए इन दो पदों का सृजन किया गया है। और ये महान्यायवादी केंद्रीय परिषद का यानी केंद्रीय मंत्री परिषद का भी सदस्य नहीं होता है, ये असिस्टेंट के रूप में सरकार केवल इसकी नियुक्ति करता है। यह जो पद है यह एक संवैधानिक पद है। भारत सरकार का महाधिवक्ता एक संवैधानिक पद नहीं है, अपर महाधिवक्ता संवैधानिक पद नहीं है, ठीक। तो केवल महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है। और महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं हो सकता है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी या यूं कह सकते कैबिनेट मिनिस्टरियल का कोई सदस्य नहीं हो सकता है। सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद में कई अलग विधि मंत्री भी होते हैं, चाहे वो लॉ मिनिस्टर हो कैबिनेट के स्तर पर, स्टेट लॉ मिनिस्टर हो, तो विधि मंत्री होता है, लेकिन अधिकारी के रूप में महान्यायवादी मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम देख लिए कि भारत का महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 76 के तहत भारत का राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है केंद्र सरकार की सिफारिश पर, संघीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर। और महान्यायवादी के कार्यों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के जो है सो भारत सरकार का महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और अपर महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। कार्य भी हम लोग देख लिए। कार्य जो देखते हैं कि जो भारत सरकार का पक्ष है वो सदन में प्रस्तुत करने के लिए वह उपस्थित होता है, यहां तक कि भारत सरकार का पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में भी रखने के लिए महान्यायवादी ही नियुक्त होता है। खैर, तो इन सारे पहलुओं को देखते हुए इसी के सापेक्ष हम देखते हैं तो स्टेट में, राज्य में, भारत में जो राज्य है स्टेट, राज्य में भी राज्य सरकार का कानून अधिकारी के लिए एक पद का सृजन किया गया है जिसको कहा जाता है राज्य के महाधिवक्ता। महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये हो गया एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का पद का सृजन किया। और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी राज्य के महाधिवक्ता जो है वह एक संवैधानिक पद है और ये अनुच्छेद के तहत इसकी चर्चा किया गया है। प्रत्येक राज्य में कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से जो है राज्य सरकार की ओर से राज्य का एक कानून अधिकारी होगा और यह कानून का अधिकारी जो है एक संवैधानिक पद धारण करने वाला होगा जो अनुच्छेद 165 में चर्चित है। अनुच्छेद 76 में संघ सरकार का महान्यायवादी है जो संघ का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इसी के तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो अनुच्छेद 165 जो है वह राज्य का महाधिवक्ता के रूप में होगा और वह राज्य का यानी राज्य सरकार का कानून अधिकारी यानी राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी यह होगा। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की चर्चा भारतीय संविधान में 165 में दिया गया है। तो कह सकते हैं कि महान्यायवादी भारत सरकार के महान्यायवादी का अनुपूरक यानी सप्लीमेंट्री राज्य के महाधिवक्ता होता है, या यूं कह सकते हैं इसका छोटा रिचार्ज
महाधिवक्ता। अनुच्छेद 76 का छोटा रिचार्ज, अनुच्छेद 165। जिस तरह से इसकी नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, अब मैं थोड़ा आप लोगों के साथ तुलनात्मक रूप से अध्ययन करवा देता हूं, ताकि एक पढ़ेंगे तो दूसरा छोटा रिचार्ज खुद ब खुद आपके मेमोरी में आ जाएगा। जिस तरह से इसकी महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति संघ में करता है, उसी तरह से राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य में जो प्रमुख है वह राज्यपाल, तो यहाँ राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद की सिफारिश पर करता है। जिस तरह से ये ये महान्यायवादी संघ का कानून अधिकारी है, उसी तरह से यह भी राज्य का कानून अधिकारी है। जिस तरह से राज्य के केंद्र के विधिक मामलों को लेकर संसद के किसी भी सदन में उपस्थित होता है, बहस करता है, उसी तरह से राज्य के कानून के संबंध में यानी विधि के मामले में कोई भी प्रस्ताव लेकर राज्य विधानमंडल में, चाहे वो विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो, वहां यह उपस्थित होता है, बहस में भाग लेता है। जिस तरह से सदन में भाग लेता है, उसी तरह विधानमंडल में भाग लेता है। जिस तरह से महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है, उसी तरह से महाधिवक्ता को भी राज्य विधानमंडल में मत देने का अधिकार नहीं है। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो उसी तरह से राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। योग्यताएं जहां तक की बात है, तो जिस तरह से संघ में महान्यायवादी की योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, उसी तरह से राज्य के महाधिवक्ता के नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वह उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है, हूबहू वही योग्यता राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए होनी चाहिए। जिस तरह से महान्यायवादी का कार्यकाल फिक्स नहीं है, उसी तरह से राज्य के महाधिवक्ता का भी कार्यकाल फिक्स नहीं है। जिस तरह से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्य भारत के महान्यायवादी रहता है, उसी तरह से राज्य के महाधिवक्ता भी राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। चाहे तो सरकार की सिफारिश पर कभी भी हटा सकता है, या फिर महाधिवक्ता समझे कि हम कार्य करने में अक्षम है, तो राज्यपाल के नाम अपने को इस्तीफा प्रस्तुत कर सकता है। जिस तरह से राष्ट्रपति को इस्तीफा महान्यायवादी सौंप सकता है। तो इसका भी कार्यकाल फिक्स नहीं है, इसका भी कार्यकाल फिक्स नहीं। दोनों में से किसी की चर्चा कार्यकाल के रूप में संविधान में नहीं किया गया है। जिस तरह से राष्ट्रपति को राष्ट्रपति इसको संघ सरकार के सिफारिश पर हटा सकता है, उसी तरह से राज्यपाल भी राज्य सरकार की सिफारिश पर इसे हटा सकता है। तो जो कार्य यहाँ है वही कार्य छोटा रिचार्ज के रूप में राज्य में है, महाधिवक्ता के रूप में वही अधिकार है, वही कर्तव्य है, वही सीमाएं हैं, जो यहाँ की सीमाएं हैं वही सीमाएं छोटे स्तर पर राज्य के स्तर पर महान्यायवादी के अनुपूरक के रूप में महाधिवक्ता का है। तो मैं समझता हूं कि आज का यह महान्यायवादी अनुच्छेद 76 और राज्य के महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 की विस्तृत चर्चा हम लोग किए हैं, और मैं समझता हूं कि बस इसको टेक्निकली रूप से स्टडी करने पर समझ में आ गया, और आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए और अधिक से अधिक शेयर कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।